गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड वार। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कोल्ड वार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। तो आज हम लोग इस वीडियो में शीत युद्ध के बारे में जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं और शीत युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो चैप्टर का नाम है वो है द कोल्ड वार। ठीक है, क्या नाम है? कोल्ड वार अर्थात शीत युद्ध। देखिए शीत युद्ध का दौर कब चला, कब से कब तक चला, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1914 यानी 1914 से लेकर 1918 तक चला। क्या चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत होती है 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। और 1945 से लेकर के 1991 तक चला हमारा कोल्ड वॉर। ठीक है, क्या चला? कोल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, शुरुआत हुई 1914 में, खत्म हुआ 18 में, करोड़ों लोग मारे गए। दूसरा 1939 में शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 45 में क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें भी करोड़ों लोग मारे गए, लापता हो गया और घायल भी हुए। बट कोल्ड वार में 1945 और में जो शुरू हुआ और 91 में क्या हुआ? खत्म हुआ। आपको लग रहा होगा कि इस युद्ध में बहुत लोग मारे गए। जी नहीं, इस युद्ध में एक व्यक्ति भी मारा नहीं गया, क्योंकि इसमें युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे लोग जो बिना पढ़े चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और इससे अगर ये पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं तो लोग अपने दिमाग से ही लिख देते हैं कि शीत युद्ध ठंडा में हुआ था। ठीक है, शीत गिर्रा दोष में हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब मनगढ़ंत कहानी बना करके युद्ध के बारे में जो है सो लिख दिया जाता है, परंतु वास्तविकता ऐसा नहीं। देखिए शीत युद्ध किसे कहते हैं? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और उसके बाद उसका क्या हो गया? अंत हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ये सभी लोग एक साइड थे, रूस ये सब एक साइड थे, और दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली, ये सभी कंट्री एक और थे। इस युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का ग्रुप जो था, अमेरिका के साथ में अमेरिका है, सोवियत संघ है, ठीक है, ब्रिटेन है, ये सभी कंट्री जो एक साथ में जो लड़ रहे थे ये जीत गए, और जर्मनी, जापान और इटली का जो ग्रुप था वो क्या हो गए? हार गए। तो हार कब हुई थी? तो पता ही आप लोगों को कि जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था? परमाणु बम गिरा दिया था। तत्पश्चात जापान बैकफुट पर आ गया और अपनी हार को क्या किया? स्वीकार कर लिया। अगर अमेरिका उस पर परमाणु बम नहीं गिराया होता तो जर्मनी और जापान मिल करके बाकी सभी देशों की स्थिति बहुत ही खराब कर देता, कर भी दिया था। लेकिन अंतिम समय में अमेरिका ने एंट्री मारा, और ऐसा एंट्री मारा कि उस एक ही झटके में जापान को पस्त करके रख दिया। क्या करके? पस्त करके। किससे? परमाणु बम से। तो वहीं से शुरुआत हो जाता है कोल्ड वार की, शुरुआत वहीं से हो जाता है, उसी से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बाद पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ये दोनों एक ही पार्टी में थे, एक ही अलायंस में थे, एक ही गठबंधन में थे, परंतु ये दोनों जो है 1945 के बाद इन दोनों में काफ़ी अच्छी खासी संघर्ष होना शुरू हो गया। इन दोनों में कभी बनता नहीं था,
क्योंकि जीतने के बाद ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, तो कभी ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। दोनों की जो संघर्ष था वो सुपर पावर को लेकर के था। दरअसल क्या था कि अमेरिका का जो विचारधारा था वो था पूंजीवादी। अमेरिका का विचारधारा क्या था? पूंजीवादी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। और सोवियत संघ का जो विचारधारा था उसे कहते हैं हम लोग साम्यवादी। क्या कहते हैं? साम्यवादी, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट, ठीक है। तो कहीं कहीं पूंजीवादी या फिर उदारवादी भी लिखा रहता है, ठीक है, और कहीं कहीं साम्यवादी या समाजवादी भी लिखा रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने कौन सी विचारधारा अपनाया? पूंजीवादी या फिर उदारवादी। सोवियत संघ ने कौन सी विचारधारा अपनाया? साम्यवादी या पूंजीवादी, समाजवादी। कोई दिक्कत? देखिए, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो संघर्ष चला, वो इन विचारधारा को लेकर चला कि हमारा विचारधारा सबसे सर्वश्रेष्ठ है और पूरी दुनिया में यही विचारधारा चलना चाहिए। इसी को लेकर के दोनों के बीच में क्या हुआ? आप देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गेम हो रहा है, युद्ध हो रहा है कि हम बलशाली हैं, ये कहता है हम बलशाली, ये कहता है हम बलशाली। परंतु शीत युद्ध के समय में, अब देखिए शीत युद्ध है क्या? दरअसल ये अपनी विचारधारा को लेकर के और ये अपनी विचारधारा को लेकर के, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव है, संघर्ष है, ठीक है ना। तो जब सवाल आए कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, क्या कहेंगे? लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्ति, कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। दो महाशक्ति कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ पहले यहाँ तक था, अब टूट के अलग हो गया। तो सोवियत संघ, जिसे हम लोग आज रूस कहते हैं, दो महाशक्ति के रूप में उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे और दोनों महाशक्तियां पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, ठीक है। जिसके कारण इन दोनों के बीच तनाव, संघर्ष और प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन शुरू हो गया। परंतु यह तनाव, यह संघर्ष कभी युद्ध का रूप नहीं लिया, इसलिए इसी स्थिति को हम लोग कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इन दोनों में पूरा नोकझोंक हुआ, बहुत ही तनाव हुआ। एक समय ऐसा आ गया था कि दोनों कंट्री की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि लगता है अब तीसरा विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर ही स्थिर रह गई। तो इसी स्थिति को कहा गया शीत युद्ध। इसी स्थिति को क्या कहा गया? शीत युद्ध। तो बात समझ में आया, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध से कोई युद्ध नहीं है, यह एक युद्ध क्रिएट करने के जैसा एक माहौल था, ठीक है। इसमें सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में तनाव था, संघर्ष था। इधर सोवियत संघ कहता था कि भाई हम तुमको बर्बाद कर देंगे, तो इधर अमेरिका चाहता था हम बर्बाद कर देंगे। सोवियत संघ चाहता था पूरी दुनिया पर हमारा वर्चस्व हो, अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया पर हमारा वर्चस्व हो, ठीक है। तो कुल मिला के जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था विचारधारा, ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के था। जो ये चाहता था कि पूरी दुनिया और हमारे आसपास में जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है, लिबरल है, उसी को फॉलो करवाएं सभी को। और सोवियत संघ चाहता था कि कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी विचारधारा जो है वो हम लगभग पूरी दुनिया में हमारे विचारधारा को अपनाएं। तो इसी को लेकर क्या होता है? घमासान होता है, इन दोनों के बीच में तनाव होता है, संघर्ष होता है और महाशक्ति बनने के लिए, आइडियोलॉजी के साथ साथ महाशक्ति बनने के लिए हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया सोवियत संघ भी और अमेरिका। अब देखिए आगे क्या होता है कि सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के तनाव के वजह से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो माजरा था वो था यूरोप को लेकर। किसको लेकर के? यूरोप को। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर कोई कॉन्टिनेंट बर्बाद हुआ तो वो था यूरोप, क्योंकि जर्मनी,
इटली, जो मेन कंट्री थे जो इन सब से लड़ रहे थे, वो मेन कंट्री कहाँ था? यूरोप में। और यूरोप में बम जब गिराया जा रहा था कंट्री पे, तो वो दिखता नहीं था किस देश में गिर रहा। ठीक है, तो वो जर्मनी, जापान से बर्बाद हुआ, साथ ही साथ अगल बगल के जो भी कंट्री थे वो भी बर्बाद हो गए थे। तो पूरा का पूरा जो है टारगेट था कहाँ का? यूरोप का टारगेट। ठीक है, तो यूरोप को टारगेट करके यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए दोनों देश जो है उन दोनों देशों में संघर्ष और तनाव चलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं रेड कलर से जो भी दिख रहा है, ये सब के सब, ये पूरा एरिया किसका है? सोवियत संघ का है। उस समय ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। और बाकी के जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये वो सभी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के फेवर में थे, अर्थात अमेरिका की विचारधारा को मानते थे। तो पूरी दुनिया में खासकर यूरोप जो है, यूरोप जो इतना बड़ा यूरोप था, इस यूरोप को दो भागों में बट गया। देखा जाए वेस्ट की ओर, किधर? वेस्ट की ओर अमेरिका का प्रभाव था, यानी कि वेस्ट यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में अमेरिका का, और ईस्टर्न में, कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव था। ठीक है, तो यूरोप में आधा यूरोप अमेरिका के साइड और आधा यूरोप सोवियत संघ के साइड। अब देखिए सोवियत संघ में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, जर्मनी के दो टुकड़े, वेस्ट चला गया, पश्चिमी जर्मनी चला गया अमेरिका के साइड, और पूर्वी जर्मनी चला गया सोवियत संघ के साइड। यानी एक देश में दो विचारधारा के लोग थे, जिसके वजह से खड़ा हो गया था क्या? बर्लिन की दीवार। क्यों खड़ा किया गया था? इसीलिए खड़ा किया गया था क्योंकि इधर के लोगों का सोच अलग था और इधर के लोगों का सोच अलग था। दो सोच के लोग एक साथ कभी रह नहीं सकते, हमेशा झगड़ा होगा, तनाव होगा। इसलिए लोगों ने क्या किया? बीच में ही दीवार खड़ा कर दिया, जिसे हम लोग जानते हैं बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब दोनों महाशक्तियां अपना दुनिया में वर्चस्व दिखाने के लिए क्या किया? ये अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया नाटो। क्या नाम रखा गया? नाटो। जी हाँ, तो अमेरिका ने 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1949 को एक नाटो नाम का ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया? स्टैब्लिश किया, स्थापना किया। इसका नाम क्या था? नाटो। क्या नाम हो गया? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका नाम रखा गया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आप देख सकते हैं कि ये सब जो इलाका है, ये सब जो एरिया, समुद्र का एरिया, ये अटलांटिक का है। तो अटलांटिक का ऊपरी हिस्सा आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक एरिया ये हो गया सारा, ठीक है, और ये हो गया साउथ अटलांटिक एरिया। तो नॉर्थ अटलांटिक एरिया में जो भी कंट्री थे, लाइक इधर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, बहुत से ऐसे कंट्री थे जो नॉर्थ अटलांटिक की ओर रखते थे। आपको बताया अभी कि यहाँ पे है अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पे आयरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, वेस्ट जर्मनी, ठीक है, इटली, और भी है ग्रीस, टर्की, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ये सभी वो कंट्री हैं जो अमेरिका के सैनिक संगठन में क्या हो गया? शामिल हो गए, जिसका नाम क्या था? नाटो। तो नाटो क्या है? सैनिक संगठन है। कौन सा संगठन? सैनिक संगठन। क्लियर? सवाल आएगा कि सैनिक नाटो क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नाटो एक सैनिक संगठन है। नाटो क्या है? सैनिक संगठन है
जिसकी स्थापना अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा अप्रैल 1949 में किया गया। अप्रैल 1949 में किया गया। इस संगठन में के प्रमुख देश कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वेस्ट जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। मतलब कुल मिलाकर आपको 3 या 4 या 5 नाम हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किन्हीं 4 नाटो के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताएं। तो आपको इतने सारे कंट्री में से किसी 4 कंट्री का नाम आपको याद रखना है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले जान लीजिएगा कि अमेरिका का सबसे जिगरा दोस्त वो कौन है? ब्रिटेन। एक दूसरा, जर्मनी पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था, इसलिए पश्चिमी जर्मनी किसके हिस्से में, किसके फेवर में था? अमेरिका के फेवर में। तो दूसरा क्या कौन सा है? वेस्टर्न जर्मनी। ब्रिटेन, जर्मनी, बगल में फ्रांस। 3 कोई दिक्कत? चलिए ऊपर आ जाओ। नॉर्वे, स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन। इधर में कौन है? टर्की। इधर में कौन है? इटली, बेल्जियम। ये सभी वो कंट्री हैं जो नाटो के कौन है? सदस्य देश हैं। अब बात आती है कि नाटो एक सैनिक संगठन है, इसको क्यों स्थापित किया गया? देखिए, इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि ये लोग जो है कौन सी आइडियोलॉजी को अपनाए थे, कौन सी विचारधारा अपनाए? जो विचारधारा अमेरिका का था, अर्थात पूंजीवाद। तो इनको खतरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर यूएसएसआर अगर इन पर हमला कर दे तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया, ठीक है, ताकि यदि कोई यूएसएसआर का कंट्री या उसका कोई सपोर्टर कंट्री हमारे सहयोगी देशों पर कहीं हमला न कर दे। तो इस संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि कोई दुश्मन कंट्री या दुश्मन देश हम में से किसी एक पर भी अगर हमला करता है तो हम सभी कंट्री मिलकर क्या करेंगे? उसको बचाएंगे और अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। क्लियर? तो नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्यों पर यदि किसी प्रकार का हमला होता है तो सभी सदस्य मिलकर उस सदस्य का बचाव करेंगे, उसको बचाएंगे और अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। यही था नाटो का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि धीरे धीरे हमारी विचारधारा को क्या किया जाए? अपनाया जाए। लोग लिबरल रहे, अर्थात उदारवादी रहे, ठीक है ना। लेकिन आपको एक संकोच हो रहा होगा कि पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा है क्या, क्यों हुआ इसके लिए? देखिए, पूंजीवादी आपको समझाते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, यानी कोई भी चीज़ आप कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं तो उस संपत्ति को खरीदने पर आपको क्या देना पड़ा? पैसा। तो जिसने उस वस्तु पर पैसा खर्च किया उसका स्वामी, उसका मालिक कौन होता? वह व्यक्ति होता जिसने पैसा खर्च किया। तो ये आता है पूंजीवादी के अंतर्गत कि जिसने पूंजी लगाया उसका मालिक वही होगा। लेकिन समाजवादी के तहत ऐसा व्यवस्था नहीं है। समाजवादी के तहत पूरे समाज को ध्यान में रखा जाता है। पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे किसी भी संपत्ति पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि वहाँ के संपत्ति का अधिकार वहाँ के सरकार का होता है, वहाँ के राज्य का होता है, वहाँ के पार्टियों का स्वामित्व होता है। वो जब चाहे किसी को भी कुछ भी दे सकता है, अर्थात पूरे देश को से काम करवाएंगे। जितना अनाज उपजेगा वो सब सरकार के पास जाएगा, सरकार तय करेगा कि किसको किसको कितना देना है। यदि आपका कोई अपना काम है, कोई बिजनेस है, तो उसके मालिक आप खुद नहीं है, बल्कि कौन है? सरकार। ठीक है। तो समाजवादी में क्या होता है कि आप निजी व्यक्ति या निजी हित को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसमें सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाता है, पूरे समाज का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पूंजीवादी में निजी व्यक्ति का खासकर ध्यान रखा जाता है। जिसने मेहनत किया, जिसने पूंजी लगाया, फायदा उसी को मिलना चाहिए। तो यही विचारधारा को लेकर के इन दोनों में क्या हुआ? संघर्ष और तनाव चलना शुरू हुआ। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी विचारधारा
गरीब देशों के लिए अच्छा था, क्योंकि बिना मेहनत किए या कम मेहनत किए उन्हें रोटी कपड़ा मिल जाता था। लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं है। पूंजी में जो पूंजी लगाएगा वही उसका स्वामी बनेगा। तो ये दोनों पूंजीवादी और विचारधारा और समाजवादी विचारधारा को लेकर क्या था, तनाव था। आया समझ में। और ये तनाव इतना बढ़ता चला गया कि लोग अपना अपना सैनिक संगठन इन लोगों को बनाना पड़ा, इसलिए कि कहीं हम दोनों के बीच में युद्ध ना हो जाए, ठीक है, या फिर ये कहीं एक दूसरे के पर हमला करना शुरू ना कर दे, इसलिए सैनिक संगठन बनाना इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। अब बारी आती है कि जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना कर लिया तो भाई यूएसएसआर सोवियत संघ को तो खतरा उत्पन्न हो गया ना कि अब ये लोग 15-20 आदमी देश हो गए एक साथ और हम लोग बहुत अकेले हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, एक संगठन बना दिया जिसका नाम रख दिया गया वारसा पैक्ट। क्या नाम रखा गया, वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट भी क्या है, या वारसा संधि क्या है, वारसा संधि भी एक सैनिक संगठन है। वारसा संधि क्या है, एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में किया गया, जिसकी स्थापना सोवियत संघ के द्वारा 1955 में किया गया, ठीक है। इसके प्रमुख सदस्य देश कौन कौन, तो सबसे पहले सोवियत संघ, पोलैंड, अब देखिए इधर था वेस्ट जर्मनी, इधर कौन रहेगा, ईस्ट जर्मनी, यूगोस्लाविया, कौन, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, क्या नाम, चेकोस्लोवाकिया, इधर कौन, रोमानिया, इधर कौन, रोमानिया, यहाँ कौन, बुल्गारिया, यहाँ कौन, बुल्गारिया, यहाँ पे कौन, अल्बानिया। तो एक एक करके सारे कंट्री का नाम आपको याद रखना है। देखिए सोवियत संघ ने स्थापना किया तो जाहिर सी बात है सोवियत संघ का नाम होगा सदस्य में। उसके बाद आता है पोलैंड, कौन आता है, पोलैंड। पोलैंड के नीचे में कौन आता है, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के इधर बगल में कौन आता है, ईस्ट जर्मनी। चेकोस्लोवाकिया के ईस्ट में कौन आता है, रोमानिया। रोमानिया के बगल में इधर हंगरी। हंगरी के बाद यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के बाद बुल्गारिया। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 न जाने 8-9 को बता दिया। आपको इसमें से कम 4 या 5 कंट्री का नाम याद रखना है, ठीक है। तो सेम सवाल जैसे यहाँ बना था कि नाटो क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नाटो एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में अमेरिका के द्वारा किया गया। इसके प्रमुख सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, तुर्की, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी इत्यादि। सेम टू सेम वारसा संधि क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी पूछ लेगा आपसे। तो लिखेंगे वारसा संधि एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना सोवियत संघ के द्वारा 1955 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सदस्य देश सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया आदि। वारसा संधि के मुख्य उद्देश्य तो नाटो का मुकाबला करना, ठीक है, नाटो का मुकाबला करना तथा अपने सदस्य देशों की रक्षा करना था। नाटो का मुकाबला करना ही वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य था। आया बात समझ में। देखिए कुल मिला के बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। अगर आपको एक तरफ से नाटो समझ में आ जाता है तो सेम टू सेम उद्देश्य को लेकर के वारसा संधि का भी गठन किया गया। तो नाटो इसलिए बनाया गया ताकि अमेरिका मजबूत स्थिति में आ सके और बाकी सभी कंट्री पर दबाव डाल सके, उनको समझा सके, ठीक है। तो नाटो ने जब एक सैनिक संगठन बनाया तो सोवियत संघ को भी मजबूरी हो गया कि हमें भी बनाना बहुत ही जरूरी है अपने विचारधारा को फैलाने के लिए, अपने साख को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने भी क्या किया, 1955 में एक संधि एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जिसका नाम था वारसा पैक्ट या वारसा संधि, ठीक है। तो इसका भी मुख्य उद्देश्य वही था कि अपने सदस्य देशों की रक्षा करना और नाटो का मुकाबला करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो नाटो का भी वही उद्देश्य था कि अपने सदस्य देशों की रक्षा करना था, अपने दुश्मनों का मुकाबला करना ही नाटो का मुख्य उद्देश्य था। समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। इतनी सी बात बनी नहीं कि और अच्छे तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, इस पर प्रभाव जमाने के लिए कि ताकि यूरोप के सारे कंट्री जो हैं वो कम से कम अमेरिका के फेवर में आ जाए, अमेरिका की विचारधारा को अपना ले। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक और प्लान लाया जिसे हम कहते हैं
मार्शल प्लान। क्या कहते हैं? मार्शल प्लान। जी हाँ, ये कौन है? देखिए ये अमेरिका के कौन है? सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अर्थात राज्य के सचिव। अमेरिका कौन है? सचिव। इन्होंने एक प्लान तैयार किया कि जॉर्ज मार्शल ने कहा कि हमें उन सभी कंट्रियों को वित्तीय सहायता देना चाहिए। क्या देना चाहिए? वित्तीय, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्षतिग्रस्त हुए थे, बर्बाद हुए थे, जिसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और वो हमारे विचारधारा को अपनाए हुए, ठीक है। तो उनके फेवर में उन्होंने क्या किया? एक प्लान लाया जिसका नाम रखा गया मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान कब लाया है? 1947 में लाया है। तो 1947 के तहत जो है इन्होंने इसमें जो है ग्रीस और टर्की जो है ये ऐसे कंट्री हैं जो अमेरिका की आवश्यकता को ठुकरा दिया, या अमेरिका के जो सहानुभूति था या अमेरिका जो उसको सहायता दे रहा था, इन दोनों कंट्री ने क्या किया? नहीं लिया। बट वर्ल्ड वॉर सेकेंड लेफ्ट मेनी कंट्रीज इज इन रूइंस, मतलब बहुत से कंट्री जो क्या थे? बर्बाद हो गए थे। जैसे इसमें आएगा आपका, देखिए यहाँ पे ग्रीस दिया हुआ है, ये नहीं लिया, और टर्की भी नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कंट्री थे, जैसे इसमें दिखा सकते हैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे है टर्की और यहाँ पे कौन है? ग्रीस। ये दोनों कंट्री ने क्या किया? अमेरिका का सपोर्ट लेने से मना कर दिया, बल्कि है ये नाटो के सदस्य देश। परंतु और भी जो कंट्री थे लाइक बेल्जियम, इधर यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, फिनलैंड, ये वो सभी कंट्री हैं जिन्होंने अमेरिका से क्या किया? वित्तीय सहायता प्राप्त किया, ताकि बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए वे लोग अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सके और बहुत तेजी से क्या कर सके? विकास कर सके। तो मार्शल प्लान क्या है? एक ऐसा प्लान जिसमें अपने सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। तो सवाल यही आएगा कि मार्शल प्लान क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मार्शल प्लान, ठीक है, अमेरिका के सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को, पश्चिमी ये क्या है? यूरोप है, तो यूरोप का इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा? पश्चिमी। तो मार्शल ने पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था क्या करने के लिए? सुधारने के लिए एक योजना बनाई जिसे मार्शल योजना के नाम से या मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सिंपल। अमेरिका के सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने पश्चिमी यूरोपीय देशों की सहायता करने के लिए या उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना बनाया, ठीक है, उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता देकर उनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहता था, ठीक है। इसके यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सवाल आ जाएगा कि अमेरिका के सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक योजना बनाया जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता देकर उनकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। कोई दिक्कत? तो मार्शल योजना का जो उद्देश्य था वो था कि पश्चिमी यूरोप, वो कंट्रीज जो अमेरिका के फेवर में था, उनकी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके और बहुत तेजी से वो क्या कर सके? डेवलप कर सके। इसके लिए अमेरिका ने क्या किया? इन देशों को वित्तीय सहायता दिया। क्लियर? अब क्या हुआ? जब अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता दिया तो सोवियत संघ ने क्या किया? इसका विरोध किया कि ये गलत है, आप इन लोगों को पैसे का लालच दे रहे हैं, इस तरह से तो सब आपके फेवर में चला जाएगा। मजबूरी हो गया कि प्रति उत्तर में मोलोटोव प्लान लाया गया। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। मजबूरी में कि अगर हम
उसके काउंटर में अगर प्लान नहीं लाते हैं तो सारे कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे किसकी ओर, अमेरिका की ओर। इसलिए सोवियत संघ के विदेश मंत्री, सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने क्या किया, एक प्लान तैयार किया, ठीक है ना। तो यहाँ भी सवाल वही आएगा कि मोलोटोव प्लान क्या है, तो लिखेंगे कि सोवियत संघ के विदेश मंत्री मोलोटोव ने पूर्वी यूरोपीय देशों, ध्यान से समझिएगा, पूर्वी यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं। तो जब मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोपीय देशों की सहायता किया, तो अब मोलोटोव प्लान क्या करेगा, पूर्वी यूरोपीय देश, तो पूर्व की ओर जो भी यूरोपीय कंट्रीज हैं उनकी सहायता करने के लिए, ठीक है ना, उनकी सहायता करने के लिए एक योजना बनाया जिसे मोलोटोव प्लान के नाम, योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना ही मोलोटोव प्लान का मुख्य उद्देश्य था। सेम टू सेम, अगर इधर आपने नाटो याद किया तो वार्षा संधि अपने आप याद, क्योंकि उद्देश्य सेम टू सेम है, बस कंट्री का नाम याद रखना है, डेट याद रखना है। और अगर मार्शल प्लान याद हो गया, उसके उद्देश्य याद हो गए, तो ऑटोमेटिक आपको क्या याद हो जाएगा, मोलोटोव प्लान और इसके उद्देश्य, क्योंकि दोनों के उद्देश्य क्या थे, बिल्कुल सेम। ये अपने सदस्य देशों की सहायता कर रहा है, ये अपने सदस्य देशों की सहायता कर रहा है। क्लियर। तो आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, कौन से कंट्री ने या किस महाशक्ति ने कौन सी विचारधारा अपनाया, नाटो क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। इसके 4-5 सदस्यों के नाम लिखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। नाटो का मुख्य उद्देश्य, वार्षा संधि क्या है, वार्षा संधि का मुख्य उद्देश्य, मार्शल प्लान क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य, मोलोटोव प्लान क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य। यही सारे सवाल क्या होगा आपके एग्जाम में आएंगे। डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई सवाल आएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्लास या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है राजीव सर ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार जो हमारे द्वारा दिया गया अपलोड किया गया जो वीडियो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अगले क्लास में इस चैप्टर का जो बचा हुआ टॉपिक है वो अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।